इधर उधर एक लंबी लाइन खिंची हुई है। ये लंबी लाइन क्या बता रही है? इसके अंदर का जो हिस्सा है ये लोक नाड़ी है और इसमें अभी त्रसनाड़ी कितनी बड़ी है ये आगे बताएंगे। इसमें एक इधर उधर लिखा हुआ है निष्कुट क्षेत्र। निष्कुट क्षेत्र का मतलब होता है इसमें त्रसजीव नहीं पाए जाते, इनमें मात्र स्थावरी स्थावर होते, ये निष्कुट क्षेत्र है। तो यहाँ देखा आपने मेरु पर्वत के तल भाग से लेकर 6 राजू में, फिर दिखाओ त्रसनाड़ी कितनी बड़ी है ये आगे बताएंगे। हाँ, मेरु पर्वत के तल भाग से लेकर ऊपर मेरु पर्वत दिखाया हुआ है। इस मेरु पर्वत के तल भाग से लेकर 6 राजू में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा नाम की 7 पृथ्वियाँ हैं। अर्थात महातम प्रभा के एंड तक 6 राजू होते हैं। इसके नीचे एक राजू बाकी रहता है। इसमें ये ऊपर के 3 वलय हैं और नीचे की कलकला पृथ्वी है और नीचे के भी 3 वलय हैं। ये सब एक राजू में आते हैं। इसके नीचे एक राजू प्रमाण स्थान भूमि रहित तथा निगोद आदि 5 स्थावरों से युक्त है। ये कौन सा? नीचे कलकला वाला स्थानीय वाला। ये कैसा है? तो इसमें 5 स्थावर पाए जाते हैं। आगे बढ़े। मेरु पर्वत की ऊंचाई प्रमाण मध्य लोक है। सबसे ऊपर देखिए रत्नप्रभा के ऊपर मेरु पर्वत दिखाया है। मध्यलोक कितना है? इतना ही है। मध्यलोक की ऊंचाई कितनी? 1,00,000 योजन। उसमें 1000 योजन नींव रत्न प्रभा के अंदर और 99,000 योजन ऊपर। देखिए क्या लिख रहे हैं। मेरु पर्वत 1000 योजन पृथ्वी के अंदर जड़ की गहराई है, 99,000 योजन बाहर अर्थात पृथ्वी पर है और 40 योजन की चूलिका है। ये चूलिका इस पूरी ऊंचाई के अंदर ही गिनी जाती है। अभी तक ये सामान्य धारणा थी कि चूलिका अलग है, लेकिन अब ये निर्णय हो गया कि 40 योजन की चूलिका 1,00,000 योजन में ही आती है। आगे बढ़े। ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई मध्यम लोक की ऊंचाई से कम 7 राजू प्रमाण है। अब देखिए नीचे सबसे नीचे एक जो पर्वत सा दिखाई दे रहा है और बीच में मेरु है, ये मध्यलोक है पूरा। इस मध्यलोक से और ऊपर तक सिद्धशिला तक ये क्या है? ये पूरा ऊर्ध्वलोक है। 7 राजू में मध्यलोक भी है और ऊर्ध्वलोक भी है और सिद्धालय भी है। ये सब 7 राजू में हैं। मेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल का अंतर देकर लोकांत तक अर्थात 7 राजू पर्यंत ऊर्ध्वलोक है। थोड़ा ऊपर रखो, थोड़ा और ऊपर। नीचे देखिए मेरु के ऊपर सौदरमयी शाम स्वर्ग मेरु पर्वत के ऊपर से शुरू होता है। तो क्या ये उसमें छूता है? नहीं, छुपा हुआ नहीं है, एक बाल का अंतर है। ये कहाँ तक है ऊर्ध्वलोक? ऊपर जहाँ आपको 2 बिंदु दिख रहे हैं अर्थात सिद्ध भगवान विराजमान हैं, यहाँ तक ये 7 राजू होता है। ऊर्ध्वलोक में क्या है? 16 स्वर्ग है। सौदरमय ईशान से लेकर आरण अच्युत तक 9 ग्रैवियक है, 9 लाइनें बनी हुई हैं। फिर 9 अनुदिश हैं। ग्रैवियक एक के ऊपर एक है, अनुदिश एक फ्लैट है, इनका एक ही वो है पूरा, और 5 अनुत्तर हैं ऊपर, इनका भी एक है फ्लोर बिल्कुल।
एक पटल है, और सबसे ऊपर सिद्ध लोक की रचना है। देखिए 5 जो अनुत्तर विमान हैं, इनके ऊपर की जो सफ़ेद लाइन है ये ईशत प्रागभार नाम की भूमि है। इसमें ये बीचों बीच में सिद्ध शिला है। इसके ऊपर 3 वलय हैं और ये अनंतानंद सिद्ध भगवान विराजमान हैं। उनको 2 बिंदुओं में दिखाया गया है। ये सिद्ध लोक की रचना पूरी हो गई। आगे आए, लोक का आधार क्या है? लोक किस पर टिका हुआ है? घनोदधि वात वलय, इसमें वात नहीं होना चाहिए। घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, ये 3 वात वलय लोक का आधार हैं। नीचे दिखाओ बॉटम, लोक से नीचे, चारों तरफ नीचे, चारों तरफ नहीं, सिर्फ नीचे। लोक का आधार नीचे वाला हिस्सा। हाँ कोई सा भी दिखा, हाँ दिखाओ। ये देखिए, ये लोक का वर्णन है पूरा। इस लोक में नीचे, सबसे नीचे दिखाई कलकला पृथ्वी, 7 तरक के नीचे वाली। इसके नीचे 3 वलय रखे, घनोदधि, घनवात और तनुवात वलय। ये तीनों लोक का आधार हैं। सारा लोक इन 3 वलयों पे टिका है। इनकी मोटाई कितनी है? 20-20 हज़ार योजन। फिर देखिए एक बार, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, ये 3 वात वलय लोक का आधार हैं। जैसे छाल वृक्ष को चारों ओर से घेरे रहती है, वैसे ही ये तीनों वात वलय चारों ओर से लोक को घेरे हुए हैं। इस नक्शे में आप देखिए, चारों ओर बराबर 3 वलय दिखाए गए हैं, चारों ओर हैं बिल्कुल। ये पूरा लोक जो है ना, चारों ओर से 3 वलयों से घिरा हुआ है। 3 तहों के सदृश सर्वप्रथम गोमूत्र के वर्ण वाला घनोदधि वलय है। इन लेयर में पहली लेयर आप देखिए, नहीं पहले वाला ठीक था, चलो हाँ। अब इसमें देखिए, पहली लेयर जो है ना घनोदधि वलय की, गोमूत्र के वर्ण वाला घनोदधि वलय है। उसके पश्चात मूंग के वर्ण वाला घनवात वलय है दूसरा, और उसके पश्चात अनेक वर्ण वाला तनुवात वलय है। ये लोग क्या लिखा हुआ है? अच्छा इस तरह ये 3 वात वलय हैं। इनके रंग बता दिए। आगे चलें। लोकाकाश के अधोभाग में दोनों पार्श्वभागों में नीचे से 1 राजू ऊंचाई पर्यंत अर्थात 5 स्थावर पर्यंत 7 नरक भूमियों के और ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी के नीचे तीनों वात वलय प्रत्येक 20-20 हज़ार योजन मोटे हैं। अच्छा, अर्थात लोकाकाश के अधोभाग में, नीचे का टॉप दिखाओ, सबसे नीचे का हिस्सा, इसमें जो नीचे के 3 वलय हैं, घनोदधि, घनवात और तनुवात वलय, ये कितने हैं? ये 20-20 हज़ार योजन मोटे हैं। लोकाकाश के अधोभाग में और दोनों पार्श्व भागों में नीचे से 1 राजू ऊंचाई पर्यंत, अर्थात दोनों साइड में जहाँ तक कलकला पृथ्वी है वहाँ तक 7 नरक भूमियों के और ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी के, ये 8वीं पृथ्वी रही। देखिए ऊपर 3 वलय हैं। इन 3 वलय में ये ईशत प्रागभार का ये बनाया है। 3 वलय से नीचे है ईशत प्रागभार। हाँ, इसमें बिल्कुल ठीक है। यहाँ आपको सिद्ध शिला दिख रही है ना, ये ईशत प्रागभार के बीचों बीच में है। इसके ऊपर भी 3 वलय हैं। फिर देखें जरा, लोकाकाश के अधोभाग में
दोनों पार्श्वभागों में नीचे से 1 राजू ऊंचाई पर्यंत अर्थात पंच स्थावर पर्यंत 7 नरक भूमियों के और ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी के नीचे तीनों बात वाले प्रत्येक 20-20 हजार योजन मोटे हैं। ये 20,000 नीचे, ऊपर कहाँ तक? कलकला पृथ्वी तक 20,000 योजन मोटे। आगे देखें, दोनों पार्श्व भागों में 1 राजू के ऊपर सप्तम पृथ्वी के निकट 8 दिशाओं में तीनों बात वाले यथाक्रम से 7, 5, 4 योजन मोटे हैं। आप कोने से 1 राजू कलकला पृथ्वी तक आ जाओ, वहाँ तक तो 20-20 हजार योजन हैं, और इसके बाद आगे बढ़े तो तीनों बात वाले 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन मोटे हैं साइड में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोक को आधार के लिए मोटे वलय चाहिए साइड में, इसके बाद कोई बात पतले वलय में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए फिर क्रम से घटते हुए मध्यलोक की 8 दिशाओं में 5, 4, 3 योजन मोटे रह जाते हैं। यहाँ तक 5, 4, 3 योजन मोटे रह गए। अब फिर आगे बढ़ेंगे, देखो, फिर क्रम से बढ़ते हुए ब्रह्मलोक की 8 दिशाओं में 7, 5, 4 योजन मोटे हो जाते हैं। यहाँ तक, यहाँ से मध्यलोक से और वहाँ तक पूरा, ऐसे नहीं, ये पूरा, ये वाले यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। फिर ऊपर क्रम से घटते हुए लोकाग्र के पार्श्व भाग में 5, 4, 3 योजन मोटे रह जाते हैं। ये यहाँ पे 5 योजन, 4 योजन और 3 योजन, अर्थात 5 योजन घनोदरी बले, 4 योजन घनवात बले, 3 योजन तनुवात बले। ये तीनों बात वाले लोक शिखर पर क्रम से, अब ऊपर आ जाइए, लोक शिखर पर जो सफ़ेद आपको दिख रहा है ये ईशत प्रागभार है। इसके ऊपर 3 बात वाले हैं। इन बात वलियों में गैप नहीं है, ये जुड़े हुए। ये तीनों बात वाले लोक शिखर पर क्रम से 2 कोष, 1 कोष और 1575 धनुष हैं। अर्थात ऊपर 3 वलय दिखाई है ना, इसमें नीचे वाला 2 कोष घनोदरी वलय, फिर 1 कोष घनवात वलय और 1575 धनुष तनुवात वलय है ऊपर वाला। और आप 2 बिंदु देख रहे हैं। इस तनुवात वलय के अंत में अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं, जिनके सिर अलोकाकाश से स्पर्शित हैं। ऐसे 2 कोष, 1 कोष, 1575 धनुष। अब आए प्रश्न नंबर 8। लोक में स्थित स्वर्ग और नरक कहाँ और कितनी ऊंचाई पर हैं? मेरु पर्वत के नीचे वज्र व बैडूर पटलों के बीच में चौकोर संस्थान रूप से अवस्थित आकाश के 8 प्रदेश लोक का मध्य है। अर्थात लोक का मध्य कहाँ है? सुमेरु पर्वत किस पे टिका है? चित्रा पृथ्वी पर। उसके नीचे है 16 पृथ्वियों में पृथ्वी बज्रा। तो चित्रा और बज्रा के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, जहाँ निशान दिखा रहे हैं अभी, ये लोक का मध्य भाग है। यहाँ से 7 राजू ऊपर और यहाँ से 7 राजू नीचे। लोक मध्य से ऊपर ऐशान स्वर्ग तक 1.5 राजू। मतलब लोक का मध्य कहाँ से आया? सुमेरु पर्वत की नीचे जड़ से, यहाँ से लेके सौधर मीशान ऊपर तक, और ऊपर ये ऊपर वाली लाइन तक, हाँ, यहाँ तक 1.5 राजू। माहेंद्र स्वर्ग तक
और आगे बढ़िए, यहाँ तक 3 राजू, ब्रह्मलोक तक 3.5 राजू। यहाँ तक ये 3.5 राजू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लगाना अपने को, इसको यूँ लगाना है 7 राजू में से यहाँ तक ब्रह्मलोक तक 3.5 राजू ऊंचाई हो गई। 1.5 राजू में सौधर्मेशान, फिर 1.5 राजू में सानत कुमार महेंद्र, फिर आधे राजू में ब्रह्मोत्तर। अब आगे बढ़े, 3.5 राजू हो गए। कापिष्ट स्वर्ग तक 4 राजू यहाँ तक, फिर महाशुक्र तक 4.5 राजू, ठीक। सहस्रार स्वर्ग तक 5 राजू, प्राणत स्वर्ग तक 5.5 राजू, अच्युत स्वर्ग तक 6 राजू और लोकांत तक 7 राजू ऊंचाई है। ऊर्ध्वलोक का इन्होंने विधिवत विभाजन कर दिया। क्या देखा हमने, सौधर्म और ईशान स्वर्ग 1.5 राजू में है, सानत कुमार महेंद्र 1.5 राजू में हैं, और इसके आगे के सारे आधे आधे राजू में हैं। और ऊपर 9 ग्रेवयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और सिद्धिशिला तक ये पूरा 1 राजू में है। फिर देखें, अब लोक मध्य से नीचे गला, अब देखिए इसमें बिल्कुल ठीक, लोक मध्य से नीचे, लोक का सेंटर पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट आया सुदर्शन मेरु का नीचे, यहाँ से सरकरा पृथ्वी तक 1 राजू, यहाँ तक 1 राजू, वात वलय नहीं, सरकरा पृथ्वी तक 1 राजू है, वात वलय एक्स्ट्रा। यहाँ तक 1 राजू में 2 पृथ्वी आ गई, रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा। उसके नीचे पुनः 5 पृथ्वियाँ क्रम से 1 राजू हैं, अर्थात बालुका प्रभा के एंड तक 2 राजू, पंख प्रभा तक 3, धूम प्रभा तक 4, तम प्रभा तक 5, महातम प्रभा तक 6 राजू होते हैं। इनमें 1 राजू है। इस तरह ध्यान देने वाली बात, पहली 2 पृथ्वियाँ 1 राजू में हैं, बाकी सारी पृथ्वियाँ 1 राजू में हैं। इस तरह सप्तम पृथ्वी तक 6 राजू और लोकांत तक 7 राजू होते हैं। नीचे एंड तक, तनुवात वलय के एंड तक 7 राजू होते हैं। एक चीज़ जरा और देख लें, पंख प्रभा लिखा है, इसके नीचे लाइनें क्या बनी हुई हैं। ये पंख प्रभा नाम की पृथ्वी 3 वलय के ऊपर है। वहाँ से कुछ टाइप कर रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनको मना कर दिया, कोई स्क्रीन पर कुछ लिखे ना, तो फिर उनसे बोलो ना। नहीं, जो पढ़ने वाले हैं। कौन मना करेगा, मैं बोल दूँ? हाँ, पढ़ने वाले कुछ टाइप करते हैं स्क्रीन पर। क्या बोलूँ? स्क्रीन पर कोई टाइप ना करे, कुछ लिखे ना, पेंटिंग ना करे। जरा ध्यान दें, स्कीम पर कोई भी टाइप न करे, पेंटिंग न करे। फिर सुनिए, स्कीम पर कोई भी पेंटिंग न करे, टाइप न करे। यहाँ थोड़ी दिखाई गड़बड़ हो रही है। चलिए दोबारा आ जाइए। इस तरह नीचे 7 पृथ्वी तक 6 राजू और नीचे लोकांत तक, मतलब तनुवात वलय के एंड तक 7 राजू होते हैं। ये 14 राजू का डिवीज़न हो गया। अब बता रहे हैं लोक की चौड़ाई कहाँ पर कितनी है। देखिए प्रश्न नंबर 9, लोक की चौड़ाई कहाँ कितनी है। नीचे अधोलोक के मूल में चौड़ाई 7 राजू है। कहाँ पे? ये पूरा नीचे का, ये पूरा 7 राजू। मध्यलोक में 1 राजू है, ये पूरा। ब्रह्मलोक में 5 राजू है, ये 5 राजू। यहाँ तक 6 स्वर्ग हुए, सौधर्मेशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, यहाँ 5 राजू। और लोक के अग्रभाग में ये 1 राजू है। इस तरह लोक की चौड़ाई की बात हुई।
अब फिर देखते हैं नीचे। लोक मध्य से एक राजू नीचे, वो दिखा लो नरकों वाला। हाँ, अब देखिए, लोक मध्य से एक राजू नीचे, सरकरा पृथ्वी के अंत में 1/6/7 राजू है। अर्थात कहाँ से कहाँ तक गिन रहे हैं हम? यहाँ से और आगे और एंड यहाँ तक। ये कितना? 1/6/7 राजू सरकरा प्रवाह के एंड में। क्या बताया जा रहा है? लोक की चौड़ाई। आगे चलें, उससे एक राजू नीचे बालुका प्रवाह के अंत में 2/5/7 राजू है। यहाँ चौड़ाई बढ़ती जा रही है, तो यहाँ चौड़ाई इसमें ही बढ़ाई गई। इससे एक राजू नीचे पंख प्रवाह के अंत में 3/4/7 राजू है। ये लोक की चौड़ाई। फिर एक राजू नीचे धूम प्रवाह के अंत में 4/3/7 राजू है, यहाँ तक। पुनः एक राजू नीचे तमय प्रवाह के अंत में 5/2/7 राजू है। पुनः एक राजू नीचे महातमय प्रवाह के अंत में 6/1/7 राजू है, चौड़ाई। फिर एक राजू नीचे कलकल पृथ्वी के अंत में 7 राजू चौड़ाई है। देखिए नीचे बिल्कुल टॉप में, सबसे नीचे बॉटम में, पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी 7 राजू है। नीचे की बात पूरी हो गई। अब हम देखते हैं ऊपर की चौड़ाई कितनी है। ऊपर आओ, हाँ ठीक। इसी प्रकार लोक मध्य से एक राजू ऊपर 2/1/7 राजू, यहाँ तक 1.5 राजू होता है, लेकिन इसके नीचे 1 राजू तक। इसी प्रकार लोक मध्य से एक राजू ऊपर 2/1/7 राजू, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। फिर एक राजू ऊपर 3/2/7 राजू, फिर एक राजू ऊपर 4/3/7 राजू, ये गलत है इसमें। फिर आधा राजू ऊपर जाने पर 5 राजू चौड़ाई है। ये 5 राजू चौड़ाई यहाँ पे आ गई। पुनः आधा राजू ऊपर जाकर 4/3/7, फिर एक राजू ऊपर जाकर 3/2/7 राजू, फिर एक राजू ऊपर जाने पर 2/1/7 राजू, और फिर एक राजू ऊपर जाकर लोकांत में 1 राजू है। ऐसे ये क्या बताया गया? ये बताया गया लोक की चौड़ाई। ऊंचाई की बात अलग थी, ये चौड़ाई की बात अलग है। गहराई तो सब जगह 7 राजू है ही, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10। लोक में किन किन जीवों का कहाँ कहाँ निवास है? कौन कौन जीव कहाँ कहाँ रहता है? पृथ्वी कायक आदि 5 प्रकार के स्थावर जीव संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। ये तो पूरे लोक में भरे हैं, बात वलियों में भी भरे हुए हैं, सब जगह। परंतु त्रस जीव त्रस नाली में ही रहते हैं। बीच वाली त्रस नाली है, इधर उधर की 2 धारा बनी है, 2 लाइनें बनी है, यहाँ से लेके ऊपर तक त्रस नाली। उसमें दिखाओ अलग वाली में, उसमें साफ था ना? हाँ, ये बीच में जो है ये त्रस नाली है। एक बात ध्यान दें, ऊपर से नीचे तक 14 राजू ये लोक नाड़ी है। नीचे कलकला पृथ्वी छोड़ दो और ऊपर जो सिद्धशिला का भाग है उसे छोड़ दिया तो कुछ कम 13 राजू ये त्रस नाड़ी है। अच्छी तरह समझ लें इसको। फिर देखते हैं, पृथ्वी कायक आदि 5 प्रकार के स्थावर जीव संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं, परंतु त्रस जीव त्रस नाली में ही रहते हैं। समुद्घात आदि विशेष अवस्थाओं को छोड़कर इनकी चर्चा आगे होगी।
लोक के मध्य में एक राजू लंबी, बीच वाली जो पूरी है नाली, एक राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची त्रस नाली है। ये त्रस नाली नहीं है, ये लोक नाड़ी है। और त्रस नाली कितनी है? इधर लिखा है देखो, 13 राजू से कुछ कम है। कितनी कम है त्रस नाली? त्रस नाली को 13 राजू में से कितना कम किया गया, क्यों किया गया, ये देखते हैं। इस त्रस नाली के 3,21,62,241 से 2/3 धनुष कम 13 राजू प्रमाण क्षेत्र में त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीव रहते हैं। अर्थात त्रसनाड़ी 13 राजू, नीचे वाली कलकला घट गई 1 राजू, तो 13 राजू बची। अब उस 13 राजू में से इतने धनुष कम में त्रस रहते हैं। धनुष आपने क्यों कम किए, ये नीचे आगे बताएंगे। बिल्कुल कलकला के ऊपर से लेके और ऊपर तक 7वीं पृथ्वी के मध्य में ही नारकी रहते हैं, नीचे त्रसजीव नहीं रहते हैं। अब सबसे पहले ये बता रहे हैं 13 राजू में से कुछ कम क्यों किया और वो कैसे किया। देखिए ध्यान से, नीचे अगर देखें ना अपन, नीचे प्रश्न नंबर 11 में और स्पष्ट हो जाएगा, उसमें और स्पष्ट कर देंगे। 7वीं पृथ्वी के मध्य में ही नारकी रहते हैं, नीचे त्रसजीव नहीं रहते हैं। 7वीं पृथ्वी के नीचे 1 राजू प्रमाण क्षेत्र में स्थावर जीव ही रहते हैं। किसमें? कलकला पृथ्वी में, मात्र स्थावर। इसलिए त्रसों में से 14 राजू में से ये 1 राजू घटा के 13 राजू रह गया। ऊर्ध्वलोक में सर्वार सिद्धि विमान तक ही त्रसजीव रहते हैं। वो दिखाना दूसरा, ऊपर वाले। इसमें देखें त्रसजीव कहाँ तक है, ये 5 विमान दिए हैं इन्होंने, ये यहाँ तक त्रसजीव हैं। ये क्या है? ये 5 अनुत्तर विमान हैं। लोकांत में 1575 धनुष प्रमाण तनुवात वलय के ऊपर वाला, सबसे ऊपर की जो लाइन दिख रही है नीली, ये तनुवात वलय है। इसके उपरितन 525 धनुष क्षेत्र में ये सिद्ध भगवान विराजमान हैं, सिद्ध परमेष्ठियों का निवास है। अब इतने धनुष कम कैसे किए गए, अब उसके बारे में देखते हैं। आपने बताया लोक नाड़ी 14 राजू, त्रस नाड़ी 13 राजू, उसमें से भी कुछ कम कर दो। अब कम कैसे करें, कितने करें? ऊपर उन्होंने लिखा ना 3,21,62,241 धनुष कम करने। ये कैसे कम हुए, अब इसके बारे में नीचे के प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, इतने धनुष कैसे प्राप्त होते हैं? आपने इतने धनुष कैसे लिख दिए? तो बता रहे हैं त्रस नाली की ऊंचाई 14 राजू प्रमाण है, लोक नाड़ी की ऊंचाई 14 राजू प्रमाण है। इसमें 7वें नरक के नीचे 1 राजू प्रमाण कलकल नामक स्थावर लोक है। यहाँ त्रसजीव नहीं रहते कलकला में। कलकला से लेके और नीचे तक तनुवाद वलय के एंड तक, यहाँ तक त्रसजीव नहीं पाए जाते। अतः इसे 13 राजू कहा गया। किसको? त्रस नाली को। इसमें भी सप्तम नरक के मध्य भाग में ही नारकी हैं। नीचे के 3,999 से 1/3 योजन इसके हमने धनुष बना लिए, तो 3,19,94,666 से 2/3 धनुष में कौन? जीव, त्रसजीव नहीं है। इसको कैसे समझना? इसको ऐसे समझना जैसे मान लो ये सप्तम पृथ्वी है, सप्तम पृथ्वी,
सप्तम पृथ्वी में जो बीच की लाइन है ना, इसमें तो नारकी हैं, नीचे की जगह और ऊपर की जगह सॉलिड है। ऊपर की जगह में तो त्रसजीवों का आना जाना रहता है, मान लो ऊपर से आते हैं पैदा होने, पर नीचे की जो जगह है ना, इसमें त्रसजीव होते ही नहीं, इनमें पाए ही नहीं जाते। ये पूरी कितनी है? ये पूरी है 8000 योजन। इन 8000 योजन में बीच का हिस्सा निकाला तो नीचे बजा 3999 से 1/3। बीच का क्यों निकाला? उसमें नारकियों के बिल हैं, उसको घटाने पर 3999 से 1/3 ये वाला हिस्सा त्रसजीवों से रहित तो हो गया। फिर समझते हैं, ये सप्तम पृथ्वी जो अपनी लास्ट वाली है, इसकी मोटाई 8000 योजन है। इसमें से बीच में सिर्फ नारकी रहते हैं, नारकियों का एक ही पटल है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें नारकी यहाँ रहते हैं बीच में। नारकियों के पटल से नारकियों के ऊपर 3999 से 1/3, नीचे भी 3999 से 1/3। ऊपर तो त्रसजीवों का आना जाना रहता है, यहाँ आते हैं जो लोग पैदा होने ऊपर से आते हैं, लेकिन नीचे कोई त्रसजीव नहीं पाए जाते। तो हमने 13 राजू में से नीचे का ये हिस्सा घटाया 3999 से 1/3 योजन। इसके हमने धनुष बना लिए तो 3,19,94,666 से 2/3 धनुष बन गए इस नीचे वाले हिस्से में। इसमें त्रसजीव नहीं है। आगे बढ़े। इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक में सर्वार्थ सिद्धि से ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी के मध्य 12 योजन यानी 96,000 धनुष का अंतराल है। क्या मतलब? देखो ऊपर 5 हैं विमान, ये अनुत्तर विमान 5 हैं। इन अनुत्तर विमान 5 के अनुत्तर विमान जो 5 हैं, इनके ऊपर ये सफ़ेद वाली क्या दिख रही है? ईशत प्रागभार नाम की भूमि। इसके ऊपर क्या दिख रहे हैं? 3 बले। अब क्या करना है? इन 5 अनुत्तर विमानों में और ईशत प्रागभार के बीच में कुछ खाली जगह है। ये कितनी है? ये 12 योजन है। त्रसजीव कहाँ तक पाए जाते हैं? 5 अनुत्तर विमानों के एंड तक। इसके ऊपर 12 योजन स्थान खाली है, उसमें त्रसजीव नहीं है। इसके बाद ये सफ़ेद वाली 8 योजन मोटी ईशत प्रागभार भूमि है। वो 12 योजन भी त्रसजीव से रहित, ये 8 योजन भी त्रसजीव से रहित। इसके ऊपर चले तो 2 कोस का घनोदरी बले, 1 कोस का घनवात बले और 1575 धनुष का तनुवात बले है। इनमें भी त्रसजीव नहीं पाए जाते। सिद्ध भगवान पाए जाते हैं, वो अलग बात है, वो त्रसजीवों में नहीं आते। क्या हुआ? नीचे फिर देखिए। इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक में सर्वार सिद्धि से ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी के मध्य 12 योजन यानी 96,000 धनुष का अंतराल है। एक योजन में 8,000 धनुष होते हैं। 8वीं पृथ्वी की मोटाई 8 योजन यानी 64,000 धनुष है इस सफ़ेद वाली की। इसे बोलते हैं ईशत प्रागभार। आप लोग पूजा में बोलते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, ये अष्टम वसुधा है। इसके बीचों बीच में ये सिद्ध शिला है और इसके ऊपर 2 कोस इसके ठीक ऊपर जुड़ा हुआ, जगह बीच में खाली नहीं छोड़िए। इसके ऊपर 2 कोस और 1 कोस और 1575 धनुष मोटाई वाले 3 वलय हैं। नीचे घनोदरी वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय।
एक विशेष बात और जो इस नक्शे में हमने नहीं दिखाई है वो ये कि ये जो अष्टम पृथ्वी है ना, इस अष्टम पृथ्वी के नीचे, इसके नीचे भी 3 वलय हैं जो शो नहीं कराई हमने नक्शे में। नीचे की 7 पृथ्वियाँ और अष्टम पृथ्वी ये, इन 8 पृथ्वियों के नीचे 20-20 हजार योजन मोटे 3 वलय हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में तरसजीव नहीं है। क्या मतलब हुआ? नीचे का हमने लिया 3,999 से 1/3 योजन, 13 राजू में से उसे घटाया। ऊपर में हमने क्या किया? पहले तो अनुत्तर विमानों से ऊपर का 12 योजन घटाया, फिर ईशत प्रागभार की मोटाई 8 योजन घटाई, फिर 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष घटाए। इन्होंने यहाँ क्या किया देखिए, इसका कुल परिमाण 3,19,94,000। ये प्रमाण कहाँ का आया? ये प्रमाण नीचे का आया। सप्तम पृथ्वी ने वो 7वें नरक के नीचे इतने हिस्से में नारकी नहीं होते। 96,000 धनुष कहाँ आया? ये आया ऊपर 12 योजन का। तो 64,000 आया 8 योजन ईशत प्रागभार की मोटाई। 4,000 धनुष आया 2 कोस, फिर 2,000 धनुष 1 कोस और 1575 धनुष। इस प्रकार इन सब का हमने जोड़ लगाया तो जोड़ लाभ 3,21,62,241 सही 2/3 योजन हो जाता है। क्या समझ रहे हैं हम ये समझ रहे हैं कि त्रसनाड़ी 13 राजू से कुछ कम है। कुछ कम कैसे निकालनी थी? नीचे जो सप्तम नरक था ना, उसके बीच के हिस्से में नारकी है, बाकी नीचे का हिस्सा खाली है, उसमें तरसजीव नहीं है, वो सॉलिड पृथ्वी है। तो वो नीचे का हिस्सा घटा दिया। ऊपर आए, ऊपर हमने सर्वार सिद्धि विमान से 12 योजन घटाया खाली स्थान, फिर 8 योजन ईशत प्रागभार, फिर 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष। इस इतने हिस्से में 13 राजू के इतने हिस्से में तरसजीव नहीं पाए जाते हैं। इस तरह से इतना हिस्सा कम हुआ। अगर कोई आपसे पूछे त्रसनाली की लंबाई कितनी है, आपको बोलना पड़ेगा 13 राजू से कुछ कम है। कुछ कम क्यों है? नीचे नरक का हिस्सा, ऊपर खाली 12 योजन, 8वीं पृथ्वी 8 योजन, 2 कोस, 1 कोस, 1575 धनुष। इस तरह एक बात और ध्यान देने की है, लोगों की मान्यता ये है कि जो सिद्ध भगवान होते हैं ऊपर जाके सिद्ध शिला पर बैठ जाते हैं, विराजमान होते हैं। नहीं, वो बात नहीं है। क्या होता है सिद्ध भगवान का? वो सिद्ध भगवान ऊपर जाते हैं और तनुवात वलय के अंत में जाकर स्थिर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? उदाहरण के लिए आप लोगों ने बच्चों के खेलने वाले गैस के गुब्बारे देखे होंगे। गैस के गुब्बारे को आप हाथ से छोड़ दो तो ऊपर छत से जाके लग जाते हैं। तो जैसे गैस के गुब्बारे छत से लग जाते हैं, ऐसे जो सिद्ध भगवान होते हैं वो अलोकाकाश तक, बिल्कुल अलोकाकाश, लोकाकाश के एंड, अलोकाकाश के पहले तक पहुँच के वहाँ रुक जाते हैं। रुक क्यों जाते हैं? आगे अलोकाकाश है, धर्म द्रव्य है ही नहीं। जब पटरी नहीं है तो इंजन जाएगा कैसे? तो वहाँ जाके वो रुक जाते। आगे चलें। तरसनाली के बाहर तरसजीव कौन सी अवस्था में किस तरह पाए जाते हैं? अब प्रश्न हुआ, क्या कभी कोई ऐसी भी कंडीशन है जब तरसनाली से बाहर भी तरसजीव पाए जाते हो? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कंडीशन हो ऐसी? तो बता रहे, उपपाद, मारणांतिक समुद्घात एवं लोकपूर्ण समुद्घात की अवस्था में तरसजीव तरसनाली के बाहर भी पाए जाते हैं।
अब इन तीनों बातों को समझना है। देखो नीचे लिखा, उसे देखते हैं। सबसे पहले उपपाद। उपपाद क्या होता है? जैसे तृष्णाली के बाहर रहने वाला कोई स्थावर जीव, अभी हमने बताया था ना निष्कुट क्षेत्र, उसमें केवल स्थावर रहते हैं। तो निष्कुट क्षेत्र से कोई जीव आया मनुष्यों में पैदा होने के लिए। जैसे तृष्णाली के बाहर रहने वाला कोई स्थावर जीव मरण करके तृषजीवों में उत्पन्न होने के लिए तृष्णाली की ओर आ रहा है, उस समय उस जीव के विग्रह गति में ही तृष्णाम कर्म का उदय आ जाने से जितने समय तक वह तृष्णाली के बाहर विग्रह गति में रहता है, एक दो समय, उतने समय तक उपपाद की अपेक्षा तृषजीव का तृष्णाली के बाहर सद्भाव पाया जाता है। क्या मतलब हुआ? बाहर तृष्णाली के बाहर रहने वाला कोई जीव मरण करके तृष्णाली में पैदा होने के लिए आ रहा है, तो जब आएगा तब जहाँ से वो चलाना वहाँ से, क्योंकि तृष्णाम कर्म का उदय है, वो तृषजीव माना जाएगा। इस अपेक्षा से तृषजीव तृष्णाली से बाहर भी पाए जाते हैं, ये समझना है। एक बार फिर देखते हैं, थोड़ा विषय कड़ा है जरा। जैसे तृष्णाली के बाहर रहने वाला कोई स्थावर जीव मरण करके तृषजीवों में उत्पन्न होने के लिए तृष्णाली की ओर आ रहा है। देखो ना, इसके बाद देखो, नहीं वो ठीक था, पहले वाला ठीक था, नहीं वही ठीक था। हाँ ये नीचे वाला, हाँ। अब ये निष्कुट क्षेत्र है, इस निष्कुट क्षेत्र में सारे एक इंद्रिय होते हैं। अब कोई एक इंद्रिय मर के और त्रस बनने के लिए मान लो अगर आ रहा है, तो जहाँ से वो मरेगा ना वहाँ से वो त्रस कहलाएगा, क्योंकि उससे त्रस नाम कर्म का उदय हो गया। उन्होंने एक इंद्रिय पर्याय छोड़ दी, ये इनका कहना है। उस समय त्रस जीव के, उस जीव के विग्रह गति में ही त्रस नाम कर्म का उदय आ जाने से जितने समय तक वह तृष्णाली के बाहर विग्रह गति में रहता है, उतने समय तक उपपाद की अपेक्षा तृषजीव का तृष्णाली के बाहर सद्भाव पाया जाता है। अर्थात जहाँ से वो पैदा होने के लिए तृष्णाली में आया, वहाँ तृषजीव की अवस्था उसकी थी। इस अपेक्षा तृषजीव उपपाद की अपेक्षा तृष्णाली से बाहर पाए जाते हैं। अब दूसरी बात, तृष्णाली के भीतर रहने वाला कोई तृषजीव तृष्णाली के बाहर स्थावर जीव में उत्पन्न होने के लिए मरण से पूर्व मारणांतिक समुद्घात करता है। हमने आपको पढ़ाया था पहले भाग 1 में, ये पढ़ाया था मारणांतिक समुद्घात होता है। उसमें क्या होता है, कोई जीव जहाँ जन्म लेना हो उसके आत्मा के प्रदेश वहाँ गए, उस स्थान को छू के और लौट के आते हैं। तो जो त्रसजीव है और उसको मान लो एक इंद्रिय में पैदा होना, तो क्या होगा, उसके आत्म प्रदेश जब एक इंद्रिय पैदा होने को निष्कुट क्षेत्र में जाएंगे, तो निष्कुट क्षेत्र में इस अपेक्षा से त्रस जीव के आत्म प्रदेश पहुँच गए। इस अपेक्षा त्रसजीव तृष्णाली से बाहर भी होता है। फिर देखें, तृष्णाली के भीतर रहने वाला कोई त्रसजीव तृष्णाली के बाहर स्थावर जीव में उत्पन्न होने के लिए मरण से पूर्व मारणांतिक समुद्घात करता है। मरण से पूर्व उस जीव के तृष्णाम कर्म का उदय होने से, त्रस था पहले, और तृष्णाम कर्म सहित वह जीव तृष्णाली के बाहर पाया जाता है। उसके आत्म प्रदेश मारणांतिक समुद्घात में तृष्णाली के बाहर चले गए। इस अपेक्षा त्रसजीव तृष्णाली के बाहर मारणांतिक समुद्घात में भी पाया जाता है।
तीसरी अवस्था, लोक पूर्ण समुद्घात में जब केवली भगवान के आत्म प्रदेश समस्त लोक में फैलते हैं। आपको पढ़ाया था कर्णानुदीपक भाग 1 में, केवली भगवान क्या करते हैं, पहले उनके आत्म प्रदेश डंडे की तरह निकलते हैं, फिर कपाट किमाड़ की तरह निकलते हैं, फिर वात वलय छोड़ के पूरे लोक में फैल जाते हैं, और उसके बाद मैं बात वलय के पूरे में फैल जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं जब वो लोक पूर्ण समुद्घात में सारे लोक में फैलेंगे तो केवली भगवान तरसजीव तो हैं, तो उनके आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाएंगे। इस अपेक्षा से भी तरसजीव पूरे लोक में पाए जाते हैं। फिर एक बार देखें, लोक पूर्ण समुद्घात में जब केवली भगवान के आत्म प्रदेश समस्त लोक में फैलते हैं, उस समय भी तृष्णाली के बाहर तरसजीव अर्थात केवली भगवान के तृष्णाम कर्म का उदय होने से तरसजीव बाहर पाए जाते हैं। क्या बताया इन्होंने, तरसजीव कहाँ पाए जाएंगे, तृष्णाली में। क्या इसके बाहर भी पाए जाते हैं? हाँ, 3 परिस्थितियाँ बता दी। पहली, उपपात की अपेक्षा, वहाँ से बाहर निष्कुट क्षेत्र से कोई जीव मर के त्रस बनने को आ रहा हो तो बाहर पाए गए। दूसरी बात फिर उन्होंने बताया मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा था, यहाँ पैदा होने के लिए बाहर एक इंद्री में गया तो उसके आत्म प्रदेश वहाँ तक पहुँच गए। तीसरा बताया केवली समुद्घात के लोक पूर्ण अवस्था में। इन 3 अवस्थाओं में त्रस जीवों के आत्म प्रदेश त्रसनाली के बाहर भी पाए जाते हैं। इस तरह ये चर्चा हुई। एक प्रश्न और करते हैं, अधोलोक में स्थित रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों के रूढ़ नाम क्या हैं? देखिए सामने दिखा रखा है इसमें, रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों के रूढ़ नाम क्रम से घम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी हैं। ये क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ गई? इसलिए पड़ गई, पृथ्वी का नाम तो है रत्नप्रभा और उसके बहुल भाग में जो नरक है उसका नाम है घम्मा। जैसे दूसरी, पृथ्वी का नाम तो है शर्करा प्रभा और उसमें जो नरक है उसका नाम पड़ा वंसा। ऐसे ये इनके रूढ़ी नाम हैं। बस आज इतना ही करते हैं। मेरे ख्याल में आज तो समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? आज तो आ गया, ठीक हो गया। कल तो हमने इसीलिए तो क्षमा याचना की थी, कल तैयारी पूरी हो नहीं पाई थी, कल समझ में नहीं आया था, आज ठीक हो गया। अब प्रश्न देखते हैं। यहाँ जो शिवरार्थी अपना लिख रहे हैं ना कि हमें किताब भिजवा दीजिए, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ मत लिखिए, उसके लिए जो हाँ संपर्क है वहाँ संपर्क कीजिए। हम यहाँ से नोट करके कैसे ले जाएंगे? आप वहाँ संपर्क करें, ऊपर चलो। नेक्स्ट करो मुझे। उसको नेक्स्ट करते जाओ, देखता हूँ सब जैन वाले लोक की चौड़ाई। चलो नीचे। हाँ, लोक की चौड़ाई कैसे निकाली? लोक की चौड़ाई ऐसे निकाली, नीचे सबसे चौड़ा 7 राजू, उसके ऊपर आया बीच में 1 राजू, फिर हो गया 5 राजू, फिर हो गया 7 राजू। इसका नक्शा आपको दिखाते हैं, दिखाना होगा ना? ठीक करो, नहीं वो दिखा दो ना बीच वाला। नहीं, जिसमें केवल धारी है। हाँ,
देखिए ये नक्शा है लोक का। इसमें नीचे 7 राजू चौड़ा, मध्यलोक की जगह 1 राजू चौड़ा, जहाँ तृष्णाली का तीर लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये 5 राजू चौड़ा, और सबसे ऊपर ये 1 राजू चौड़ा है। इस तरह लोक की चौड़ाई निकालिए। चलो प्रश्न दिखाओ। भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र जाने वाले जीवों की संख्या निश्चित होती है क्या? यदि है तो कितनी? नहीं, आपका प्रश्न थोड़ा अधूरा है। देखिए एक बात तो ये है, भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र जाने वालों की संख्या कोई फिक्स नहीं है शास्त्रों में, इतने जीव जाएंगे। लेकिन शास्त्रों में एक संख्या लिखी है कि यहाँ पंचम काल से 123 जीव सीधे विदेश क्षेत्र जाएंगे और वहाँ से मोक्ष जाएंगे। वो संख्या तो निश्चित है। जिन जीवों को भरत क्षेत्र से सीधे विदेश क्षेत्र जाके और वहाँ से मोक्ष जाना है, ऐसे जीव हैं 123। लेकिन सामान्य से कितने लोग भरत क्षेत्र से जाएंगे, इनकी कोई संख्या नहीं लिखी शास्त्रों में, और कोई है भी नहीं। आप चले आगे। जब सुमेरु पर्वत मध्यलोक में स्थित है तो वर्तमान में यह जम्बू द्वीप में, यहाँ भरत देश में कहाँ पर है? और क्या हम लोग वहाँ जा नहीं सकते? हम नहीं जा सकते। हम लोग तो अभी भरत क्षेत्र से बाहर ही नहीं जा सकते। यहाँ से सुमेरु पर्वत लगभग 45,000 योजन दूर है। हम तो अभी भरत क्षेत्र जो 526 योजन है उसी को क्रॉस नहीं कर सकते। नंबर 2, घनोदधि वात वलय। इसको मैंने कहा था ना, घनोदधि के साथ वात मत लगाइए, घनोदधि वलय बोलिए। घनवात वलय, तनुवात वलय, इनका वर्ण गोमूत्र मूंग वर्ण और अनेक वर्ण वाला है। तो क्या ये इनका रंग से समझना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वर्ण माने रंग तो होता ही है, और अनेक वर्ण का मतलब डिफरेंट रंग वाला, जैसे इसमें दिखाया गया था। इससे वही तात्पर्य है। नेक्स्ट आगे चलो। लोक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कल परसों में आपको बताया था। अधोलोक का अलग निकाला, ऊर्ध्वलोक का अलग निकाला, दोनों को मिलाने से 343 घनराजू आ गया था। इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आपने कहा था कि नरक की पृथ्वी इज टचिंग लोक का एंड। नरक की पृथ्वी टचिंग लोक का एंड। देन देयर शुड बी पृथ्वी काय जीव आउटसाइड त्रसनाड़ी। त्रसनाड़ी के बाहर पृथ्वी काय होने में आपत्ति थोड़ी है, वो तो एक इंद्रिय है। एंड बिटवीन द एंड ऑफ लोक, प्लीज क्लेरिफाई। समझ में नहीं आया। आपने कहा था कि नरक की पृथ्वी इज टचिंग लोक का एंड, मतलब लोक के एंड में जो है ना नरक की पृथ्वियाँ वहाँ तक हैं। नक्शा दिखा, पूरे एंड तक फैली हुई। नक्शा दिखा। हाँ, नरक की पृथ्वियाँ एंड तक है ना, वो वाला। हाँ यही वाला। हाँ इसमें देखिए आप, जो ये पृथ्वियाँ है ना, ये लोक के एंड तक है, बात वाले तक। ये हमने बताया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि त्रसनाड़ी की जो धारा खिंची है ना, एक लाइन खिंची है, ये पृथ्वियाँ यहीं तक हैं। नहीं, ऐसा नहीं। पृथ्वी तो एंड तक हैं,
पर नारकी लोग त्रसनाड़ी के अंदर ही अंदर हैं। निष्कुट क्षेत्र में नारकी नहीं होते, सिर्फ स्थावर जीव होते। नेक्स्ट। चलो प्रश्न निकालो। चलो नीचे और नीचे हो और नीचे हो, इसके नेक्स्ट और नेक्स्ट। हाँ, बात वाले किससे बने हुए हैं? बात वाले किससे बना है? गैस है या सॉलिड पृथ्वी? देखिए उसको देखें आप, उसका नाम क्या है? घनोदधि वलय। घन माने थिक, उदधि माने पानी, अर्थात मोटे पानी की लेयर। घनोदधि वलय माने मोटे पानी की लेयर। फिर आया घन वात वलय, अर्थात घन माने मोटी, वात माने हवा की लेयर। लोक किस पे टिका है? घनोदधि वलय, थिक पानी की लेयर पे। वो किस पे टिकी है? थिक हवा की लेयर पे। वो किस पे टिका है? तनुवात वलय, पतली हवा की लेयर पर। 3 बात वलय के नाम देख लीजिए। घनोदधि, घन माने थिक, उदधि माने पानी की लेयर, इसलिए हम कहते हैं वहाँ वात नहीं लगाओ। दूसरा घन वात वलय, घन माने थिक, हवा की लेयर। वो किस पे है? तनुवात वलय, पतली हवा की लेयर। उसके बाद क्या है? आकाश। ऐसे मेरु की जड़ 1000 योजन पृथ्वी के अंदर अधोलोक के भाग में है क्या? हाँ, लेकिन वो अधोलोक नहीं गिना गया। समझिए, जहाँ तक मेरु की जड़ है वहाँ तक मध्यलोक, उसके मेरु की जड़ के नीचे अधोलोक शुरू होता है। मध्यलोक कितना? 1 लाख योजन। एक तो जड़ के अंदर जो सुमेरु की जड़ है वहाँ 1000 योजन, 99,000 योजन ऊपर। ऐसे लगाना। क्या छायोपशमिक सम्यक चारित और संयमा संयम से पूर्व भी आदि के 2 करण होते हैं? इन सज्जन से मेरा फिर निवेदन, मैंने बताया था जब जो पढ़ाया जाए उससे संबंधित प्रश्न भेजा करें आप। अभी आप एकदम एक पहली भाग के प्रश्न को आप ले आ गए, अब लोग समझ नहीं पाएंगे और सब पढ़ने वाले। फिर मैं आपको समझा देता हूँ। छायोपशमिक सम्यक तो छायोपशमिक चारित और संयमा संयम के पूर्व भी आदि के 2 करण नहीं, बाद वाले 2 करण होते हैं। नहीं, आदि के 2 करण होते हैं, अधय प्रवृत्त करण और अपूर्व करण। आगे, किन्हीं 2 नरक पृथ्वी के बीच जो खाली स्थान होता है वहाँ त्रसजीव होते हैं या नहीं? और अगर नहीं होते तो इन स्थानों को बिना त्रसजीव वाले स्थान में शामिल क्यों नहीं किया गया? नहीं, वहाँ त्रसों की आत्माएं तो आती जाती हैं ना। मान लो ये दूसरा नरक, ये तीसरा नरक। अब किसी आत्मा को मर के तीसरे नरक में जाना है तो ऊपर क्रॉस कर गई तो यहाँ तक आएगी ना, इसलिए वहाँ त्रसजीवों का आवागमन है, वो त्रसनाली मानी जाएगी। सिद्ध शिला पर निगोदिया जीव रहते हैं, वे वहाँ कैसे पहुँचे? अगर अनादि से हैं तो उनके भावों की विशुद्धि होनी चाहिए, कृपया समझिए। नहीं, सिद्ध शिला पर तो जीव एक इंद्रिय भरे पड़े, लेकिन उनमें जो सिद्ध भगवान हैं आनंद उन्हीं को है, क्योंकि वो कर्मों से रहित हैं। स्थान की कीमत नहीं, उस आत्मा के शुद्ध होने की कीमत है। आप जैसे 5वें ऊर्ध्वलोक, 5वें ऊर्ध्वलोक का धनफल क्या है? 5वें ऊर्ध्वलोक का 5वें का नहीं होगा, वो ऊर्ध्वलोक का 5वें का आधा भाग किया था ना, 5वें के मार्ग से ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के मार्ग से आधा। हाँ, इन्होंने इसमें लिखा था ना, मतलब 5वें में जहाँ 3.5 राजू ऊपर जाते हैं ब्रह्म ब्रह्मोत्तर तक, वहाँ तक इसमें इन्होंने लिखा हुआ है।
ये हुआ 147/2 योजन 5वें तक, और उसके बाद वाला फिर 147/2 पूरा मिला दिया तो ऊर्ध्वलोक का क्षेत्र घनफल आ गया 147 योजन। नरक में जीवों का शरीर वैकृत तो होता ही है, क्या हेड मांस भी, उसमें हाड़ मांस भी होता है? नहीं, हाड़ मांस नहीं होता, लेकिन उनके शरीर में सड़ी हुई धातुएं पाई जाती हैं। ये नहीं समझना कि वैकृत शरीर में धातु नहीं होती। देवों के वैकृत शरीर में धातु नहीं होती, लेकिन नारकियों के वैकृत शरीर में सड़ा हुआ खून मांस भरा रहता है। आप जैसे ज्ञानशाला में बोर्ड पर पढ़ाते हैं, वैसे ही बोर्ड पे बताएं तो ठीक होगा। अब यहाँ उतने साधन कहाँ हैं बताओ? ये तो आपको इससे दिखा रहे हैं, यही बहुत है। ऑनलाइन कभी आप शिविर लगाएंगे ना तो हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे। क्या हुआ? ईशत प्रागभार भूमि की लंबाई चौड़ाई। नीचे आ जाएं, इससे एक ऊपर है। अच्छा, अधोलोक के 7 राजू में 3 बले आते हैं क्या? मतलब अधोलोक के 7 राजू में तीनों बलय के एंड तक लोक है, तो वहाँ तक कलकला पृथ्वी के नीचे के 3 बलय ले लेंगे ना, तो तीसरे बलय के एंड तक लोक माना जाएगा। वहाँ तक 7 राजू होगा। ईशत प्रागभार भूमि की लंबाई चौड़ाई मोटाई। ईशत प्रागभार की मोटाई 8 योजन, चौड़ाई 1 राजू और गहराई जो है उसकी वो 7 राजू है। छायोपशमिक समय ये तो हो गया 2 करण। आगे चले और आगे चले। कल मैंने केवली समुद्घात के बारे में प्रश्न किया था। आपने लोकपूर्ण अवस्था में आत्मप्रवेशों का बात वलय में फैलना बताया। ये तो ठीक ही है, किंतु मैंने पढ़ा है कि समुद्घात के प्रथम समय में दंड अवस्था में आत्मप्रदेश मध्यलोक से ऊर्ध्व एवं अधोलोक में बात वलय छोड़कर सब जगह एक लाइन जैसे जाते हैं, तो क्या वो 7 पृथ्वी के नीचे वाले बात वलयों को छोड़ते हैं या छेद कर जाते हैं? नहीं, छोड़ते, छेद कर नहीं जाते, छोड़ते। ऊपर से नीचे ऐसे डंडे की तरह निकलते हैं, बात वलयों में नहीं जाते। आगे नक्शे में नरक की पृथ्वियाँ वात वलय से छूते हुए बने। क्या नरक की पृथ्वियाँ तृष्णाली के अंदर नहीं हैं? नरक की पृथ्वियाँ जो तृष्णाली की जो लाइन थी सीधी, वहाँ तक तो है। नरक की पृथ्वियाँ तो पूरी हैं, लेकिन नारकी वहीं तक रहते हैं। पृथ्वी कहाँ तक है? एंड तक। लेकिन तृष्णाली कहाँ तक है? बीच वाली, वहाँ तक बस। 3 बलय ईशत प्रागभार पृथ्वी के ऊपर है या नीचे? 3 बात वलय ईशत प्रागभार पृथ्वी के ऊपर है या नीचे? 3 बात वलय नहीं, दोनों तरफ। एक विचित्रता, एक ये जो ईशत प्रागभार है इसकी विशेषता क्या है? इसके ऊपर भी घनोदधि और नीचे भी घनोदधि। ध्यान से सुनिएगा, इसके नीचे घनोदधि, घनवात और तनुवात। इसके ऊपर पहले घनोदधि, फिर घनवात, लास्ट में तनुवात। ये ईशत प्रागभार ऐसी भूमि है जिसके नीचे और जिसके ऊपर दोनों तरफ घनोदधि वाले हैं। 16 स्वर्ग एक के नीचे एक है या चित्र में दिखाए ऐसे एक के सामने एक है? नहीं, ये ऐसे नहीं होते। अब ये विषय अलग हो जाएगा, आपको देवगति में पढ़ाएंगे, बहुत समझाना पड़ेगा। इसका विषय ऐसा नहीं है जैसे आपने लिखा। हमारा निवेदन है कि पहले बुक में से पढ़ाएं, फिर बाद में नक्शे से बताएं, क्योंकि बुक देखें
तो नक्शा छूट छूट जाता है। नहीं तो हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं फिर तो नक्शा बता रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं ना, पहले पढ़ाते हैं फिर नक्शे में दिखाते हैं। नरकों के बीच में भी बात बलय होते हैं क्या? नहीं होते, वो तो पृथ्वियों के बीच नीचे होते हैं। बात बलय क्या है? आधार है। अब नरकों के बीच में जितनी पृथ्वियाँ हैं उन सब के नीचे बलय बलय बलय। पहली पृथ्वी के नीचे तीनों बलय, दूसरी के नीचे 3 बलय, तीसरी के नीचे 3 बलय, ऐसे हैं। एवरीबडी फॉर नॉट टू नहीं कोई दिक्कत नहीं, एनोटेट नोट कर देते, नोट नहीं करना। नक्शे में ईसत प्रागभार पृथ्वी बात बलियों के नीचे दिखाया है। किताब में ईशत प्रागभार पृथ्वी के नीचे बात बलय लिखा है, कृपया समाधान करें। नहीं, ईशत प्रागभार के लिखा है ना, बात बलियों के नीचे ईशत प्रागभार के ऊपर भी तीनों बलय, नीचे भी तीनों बलय, दोनों तरफ बलय। नीचे 20-20 हजार योजन मोटे, ऊपर 2 कोस 1 कोस और 1575 धनुष। कला पृथ्वी। हाँ, तत्वार सूत जी के पीयूष वाली पुस्तक के फ्रंट पेज पर डिटेल में है। वो तो उसने उसका उत्तर दे दिया वहीं पे, उन्हीं काम का वो उन्होंने उसका रिप्लाई दे दिया, वो गलत है। नहीं, लेकिन मेरा कहना ये है, ये पीयूष वाली पुस्तक में फ्रंट पेज पर डिटेल में है, लेकिन वो नक्शा गलत है। उस नक्शे में पृथ्वियाँ केवल त्रसनाली तक दिखाई है, एंड तक नहीं दिखाई। दूसरी बात, उस पृथ्वी में नीचे के एक राजू में नित्य निगोद लिखा हुआ है। ये पीयूष वाली पुस्तक में ये गलती है नक्शे में, और ये गलती बहुत जगह मिलेगी आपको। बहुत से मंदिरों में नक्शे बने हैं ना, वहाँ भी ये गलती मिलती है। कलंकला पृथ्वी का क्षेत्र कितना? मोटा 1 राजू, गहरा 7 राजू और चौड़ाई 6 और 7 से थोड़ा ऐसी। मेक प्रॉपर सेटिंग टू सी हु इज त्रस नाड़ी की गहराई 7 राजू नहीं है क्या? 1 राजू है तो उसकी स्थिति कहाँ है? उसकी स्थिति कहाँ है? हाँ, त्रस नाड़ी है पूरी 7 राजुओं की पृथ्वियों के बीचों बीच में। एग्जाम्पल ले ले, त्रस नाड़ी निकाल जल्दी से, बीचों बीच में 1/1 का नक्शा निकाला है। देखो, जैसे ये है, मान लीजिए पृथ्वी, इसमें ये बीचों बीच में त्रस नाड़ी है। नेक्स्ट करो, इससे समझ में नहीं आएगा। सुनिए ध्यान से, ये बीचों बीच में त्रस नाड़ी है, जो बीच में दिख रही है ना, ये 1 राजू बाई 1 राजू की है। इसके इधर और उधर त्रस नाड़ी नहीं है, लेकिन ये तो बीच वाली है बस। चलो बस प्रश्न दिखाओ, ये ठीक है नक्शा। मध्य लोक में तो पूरी त्रस नाड़ी है, फिर इसमें स्थावर जीव कैसे रहते हैं? मध्य लोक में तो पूरी त्रस नाली है, फिर इसमें स्थावर जीव कैसे रहते हैं? क्यों? मध्यलोक में पूरी त्रस नाली है तो त्रस नाली में त्रस और स्थावर दोनों रहते हैं। स्थावर जीव हमने आपको बताया ना, वो तो पूरे लोक में है, त्रस नाली में भी है और उसके बाहर भी है, लेकिन त्रस जीव त्रस नाली में है, उसके बाहर नहीं। मेरी शंका ये हुई कि आपने बताया कि 5 राजू ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक हुआ, लेकिन वहाँ तक तो 3.5 नहीं, 5 राजू वहाँ लोक की चौड़ाई है और ऊंचाई 3.5 राजू है। ऊंचाई 3.5, लेकिन वहाँ चौड़ाई लोक की हो गई 5 राजू। सातवीं पृथ्वी की मध्य लोक में तो पूरी त्रस नाली है, ये तो हो गया। सातवीं पृथ्वी की मोटाई क्षायोपशमिक भी हो गया। सातवीं पृथ्वी की मोटाई 8000 योजन। क्या हम लोग भी त्रस नाली के बाहर जा सकते हैं? क्यों जाना चाहते हैं? भावना ये भाएं, जब हम केवली समुद्घात करें तो हमारी आत्मा बाहर जाए,
एक इंद्रिय में पैदा होने के लिए क्यों जाए, एक इंद्रिय बनने के लिए क्यों जाए। रत्नप्रभा पृथ्वी में घम्मा नामक नरक है, तो बाकी स्थान और भी है क्या? नहीं, बाकी पूरी नरक, जहाँ नरक है ना, उसे हम कहते हैं घम्मा नाम की नरक। पृथ्वी का नाम रत्नप्रभा। प्रश्न 11 पुनः समझा दीजिए, नेट प्रॉब्लम होने से सुन नहीं पाई। हाँ, बस अंतिम प्रश्न। प्रश्न 11 में ये बताया गया कि तृष्णाली की लोक नाड़ी 14 राजू, तृष्णाली 13 राजू, लेकिन आप लिख रहे हैं 13 राजू में से कुछ कम। तो ये कुछ कम कैसे घटाया, ये इसमें नीचे बताया गया। इसमें ये बताया गया कि इसमें तो सबसे पहले नीचे की कलकला पृथ्वी घटा दो 1 राजू, 13 राजू बच गया। अब 13 राजू में इसके बाद नीचे की जो सप्तम पृथ्वी है, उस सप्तम पृथ्वी के बीच में नारकी है, नीचे के हिस्से में नारकी नहीं, वहाँ त्रस भी नहीं है, वो घटा दो। ऊपर आओ ना, तो ऊपर सर्वार सिद्धि के ऊपर 12 राजू खाली स्थान, फिर 12 योजन, फिर 8 योजन की मोटाई सतप्रागभार, फिर 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष के 3 वातुबले, इन सबको घटा दो। तो 13 राजू में से नीचे का और ऊपर का इतना घटाने से 13 राजू में से कुछ कम त्रसजीवों की त्रसनाली होती है, ये बताया गया। बस आज मेहनत ठीक हो गई। अब कल इसके बाद में अब जो आगे का विषय होगा वो फिर होगा। थोड़ा सा कड़ा विषय लग रहा है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, और ये आप समझ लेंगे तो तत्वार सूत्र का 3रा 4था अध्याय बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।